Good evening everyone. In last video I was explaining you that relative lowering of vapor pressure and elevation in boiling point. Okay, the two colligative properties already मैं बता चुका हूँ क्या होता है. फिर आपको थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर इस वीडियो में बताएंगे. फिर एक वीडियो आपको प्रॉब्लम पूरे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिप्रेशन इन freezing point. Depression in freezing point. What is the meaning of depression in freezing point? Or first you will know what is the meaning of freezing point. Freezing point means that condition when the vapor pressure of solvent and vapor pressure of solution become vapor pressure of pure solvent and solution is equal. That point is known as freezing point. और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि the vapor pressure of solvent means pure solvent is equal to the vapor pressure of the solution. That point is known as freezing point. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि that condition when equilibrium is established between the pure solvent and solution, that point is known as that freezing point. Clear? Now what is the meaning of depression in freezing point? That heading is not the फ्रीजिंग पॉइंट. हेडिंग हमारा फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, हेडिंग हमारा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पहले ही बता दिया कि द प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सोल्यूशन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये हमारा क्या होगा? अगर ये कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. इट मीन्स दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने. तो दिस इज द रिलेशन ऑफ दिस थ्री कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. क्लियर? व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब चलो, अब डेली लाइफ में पढ़ो. जैसे वाटर, अगर प्योर वाटर लोगे तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करना चाहिए? फ्रीज कर जाना चाहिए. लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज नहीं होता है. ठंडियों में क्या है? टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक चला जाता है तो फ्रीज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है, मतलब वो प्योर सॉल्वेंट नहीं है, प्योर वाटर नहीं है. अगर प्योर वाटर ले लोगे तो क्या होगा? वो तुरंत फ्रीज कर जाएगा. अरे बात समझे? तो इसका मतलब कि जब प्योर वाटर, व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? और कम हो गया. यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर जाना चाहिए वो 0 पे नहीं करेगा, वो नीचे जाके करेगा. -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा? वो फ्रीज करने लगेगा. तो फिर से वेपर प्रेशर के ही ग्राफ से जरा फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ समझिए कि कैसे होगा. ये हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर. ये हमारा क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर. प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा. और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. ये पहले आप पढ़ चुके हो, जरा ध्यान देना. ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया, दैट इज P0A. और ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब दैट इज PA. अरे बात समझ में? ये 1 ATM पे क्या हो रहा है? वेप बॉइलिंग पॉइंट में मतलब बॉयल कर जा रहा है. अब जरा देखना इधर, अगर P0A ये प्योर सॉल्वेंट है या कोई प्योर लिक्विड है और ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन. प्योर लिक्विड को किस में चेंज कर दिया? सॉल्यूशन में. तो उसका ये क्या हो जाएगा? PA. वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. लेकिन जरा यहाँ देखो, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर जरा देखें, पहले क्या हो रहा था? आगे की तरफ जा रहा था, मतलब ये हमारा आ रहा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. अब जरा फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? T0F. ये हमारा क्या हो जाएगा? TF. अब बताओ, T0F इज मोर देन TF. ये क्या है? ज़्यादा है. ये क्या है? कम. इसका मतलब डिप्रेशन हो रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन जैसे ही बन रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. गेटिंग और नॉट? तो ये जो हमारा डेल TF आएगा, डेल TF, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अरे बात समझ में?
ये ग्राफ समझ में आ गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे समझोगे? क्या कहा मैंने कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट है उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बोलो, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो बढ़ रहा है उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बोलते हैं? कि व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज and this decrement in freezing point is known as depression in freezing point. So how we will define the depression in freezing point? कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जो जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही हमारा डेल TF आ गया। आ रही बात समझ? अब जरा देखो, अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे तो डेल TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अगर डेल TF इज इक्वल टू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो कितना डिप्रेशन हो रहा है, ये देखो T0F इज मोर, इट मीन्स दैट इज T0F माइनस TF। T0F दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे बात सुनिए, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा पहला फार्मूला मिल गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर सॉल्यूशन का मालूम हो, प्योर सॉल्वेंट का मालूम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहीं आगे बढ़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पीछे चले गए तो क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बात समझ में आ गई है तो जरा दूसरा वाला देख लो, दूसरा फार्मूला। डेल्टा TF इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये भी हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोलैलिटी के। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये भी क्या कहलाएगा? अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन ले, ये हमारा ये सॉलिड फेज है, देखो इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। इसी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो पोर्शन है ये हमारा सॉलिड फेज में आएगा। अरे बात सुनिए, क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो पोजीशन जिस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये जो डिक्रीमेंट हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी का मतलब सब जानते हो। मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। अब ये हमारा मोल जो जितना ज्यादा सोल्यूशन में अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन हम ले लें, दिस इज डाइल्यूट, कंसंट्रेट करेंगे तो और नीचे जाएगा, और ज्यादा का मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना घटता जाएगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घटता जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। अरे बात समझ में? क्लियर? तो इट मीन्स अगर मोल ऑफ सॉल्यूट का चेंज कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज हो रहा है, तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको और क्या लिख सकते हो? डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? KF इंटू मोलैलिटी। समझ में आ रही बात? KF को क्या बोलते हैं? KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या कहलाएगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, दैट इज, इसको ऐसे भी बोल सकते हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल नहीं बोलेंगे अभी, ये भी दो तरह से होगा, मोलल एंड मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डिप्रेशन कांस्टेंट अभी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? डिप्रेशन कांस्टेंट। जनरली मोलल ही यूज होता है, इसलिए आप बोल सकते हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नाम क्या हो गया? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। दिस इज आवर सेकेंड फार्मूला। अब बताओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू, सेम फार्मूले को चेंज करोगे तो वांट ऑफ फैक्टर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? I। वांट ऑफ फैक्टर क्यों लगाओगे बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके देखो क्यों लगाएंगे I क्या बताता है कि मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एसोसिएशन और डिसोसिएशन स्टार्ट होगा, मतलब इफ द सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट्स
इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में टूटने लगे या दो मॉलिक्यूल एक दूसरे में जुड़ जाएं तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो I इंटू के एफ इंटू वेट WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बोलो ये फार्मूला मिल जाएगा तीसरा। इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। आ रही बात समझ में? डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF मीन्स KF इज फॉर H2, दिस इज ए कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज गिवन 1.86 केल्विन kg पर मोल। बोलो यूनिट सेम एज वही आ जाएगा। क्यों यूनिट वही आ जाएगा? देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो KF की यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज डेल TF डिवाइडेड बाई I इंटू KF। I यूनिटलेस है और ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में यूज कर सकते हो। और ये क्या है? बोलो KF की वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी मोलैलिटी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या बोलेंगे? मोल पर kg। तो क्या बोलोगे? केल्विन kg पर मोल, या इसको लिख सकते हो डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल। दोनों सही, ठीक है, जिसमें आप ले रहे हो। तो दिस इज द यूनिट ऑफ डेल TF। समझ में आ रही बात? इसकी वैल्यू फिक्स है, सारे सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो KF फॉर H2 1.86। तो ये फार्मूला समझ में आ गया। अब बताओ इसमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया? अगर इफ N इज इक्वल टू 1 मोल, क्या है? N इज इक्वल टू 1 मोल एंड W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब 1 kg R 1 kg। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू KF। अब ये क्या कहलाएगा? देखो ये क्या हो गया? 1 मोल। ये क्या हो गया? 1000। 1000 मीन्स डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 1। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF। तो ये जो कहलाएगा, अब ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। कभी कभी आपसे बोर्ड में इसका डेफिनेशन पूछ देता है, व्हाट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, then depression in freezing point is known as molar depression constant। अगर 1 मोल 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में घुला हुआ है तो डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट में आ रहा है वो क्या कहलाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द I इंटू KF। अब अगर एक और टर्म आता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसका क्या मतलब होता है? जरा देखो, ये थियोरेटिकल पॉइंट से ही कभी पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट में भी दे देता है, तो इसको भी देखते चलिए साथ साथ। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब कि अगर N इज इक्वल टू 1 मोल, मतलब सॉल्यूट कितना लिया? 1 मोल, और अगर W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम ले लिए, कितना ले लिए? 100 ग्राम। तो जब हम इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू 1 मोल, ये वेट अपन मॉलिक्यूलर, सॉरी KF को भूल गया मैं, I इंटू KF इंटू 1 मोल, क्योंकि ये हमारा KF हो गया, ये 1 मोल हो गया, और ये 100 ले लेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका मतलब ये जो आएगा हमारा दैट इज इक्वल टू K-F। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आ रही बात सुन? मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? सॉरी, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो दो तरह का डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, एक मोलर एक मॉलिक्यूलर। व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, freezing point decreases।
दिस डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? ओके, आई होप इट इज क्लियर। फिर से एक बार देख लो, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जैसे ही सोल्यूशन में बदल रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, और लेस होने लगेगा। मतलब जितना ज़्यादा इसमें सॉल्यूट मिलाते जाओगे उतना ही पीछे जाता जाएगा। पीछे जाने का मतलब माइनस में, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और ज़्यादा सॉलिड मिला दिए तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आ रही बात समझ में? इससे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे कि कार रेडिएटर में टेम्परेचर अगर -25 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर भी उसमें क्या हो, कूलेंट जमता क्यों नहीं है? ड्यू टू दिस उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए वो जमता नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हम क्वेश्चन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले थियोरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया, आई होप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एकदम क्लियर, इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ नंबर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ नंबर क्या है? ऑस्मोटिक। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड बायोलॉजी के बच्चे तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, मैथ्स वालों को थोड़ा सा केमिस्ट्री के भाषा में समझाना पड़ेगा। क्योंकि बायो में भी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जरा देखा जाए। नेक्स्ट फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? तो इसमें पहले दो टर्म आते हैं, एक आता है ऑस्मोसिस, क्या आता है? ऑस्मोसिस, और एक आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अरे बात समझ, तो डिफ्यूजन तो पढ़े होंगे गैसियस स्टेट में, लेकिन ऑस्मोसिस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ में आना चाहिए। देखो, ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि अगर मान लो दो सॉल्यूशन हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में? दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अगर इसका कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका C1 ले लो और इसका C2 ले लो। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका कंसंट्रेशन हमने क्या लिया? C1, और इसका कंसंट्रेशन क्या लिया? C2। C1 इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, N/V इन लीटर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यानी कि N1/V इन लीटर। दिस इज N2/V इन लीटर। ध्यान देना, ठीक है। तो ये C1 अगर हम मान लें कि C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट है ही नहीं। अब हमने दो सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, और हम ये कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है। आ रही बात समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन मोर, C1 इज मोर देन C2 का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? इसमें C1 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स मीन्स N2 इज ग्रेटर देन N1, सॉरी N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब N1 का मोल भी N2 से ज़्यादा होगा, सॉल्यूट इसमें ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात? देखो, ये हमारा क्या है? पहला सोल्यूशन, ये हमारा क्या है? दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, ये मतलब समझ गए, दो सोल्यूशन को हमने क्या किया है? डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, कोई SPM हमने एक लगा दिया है जिससे दोनों सोल्यूशन अलग अलग हैं। अब हम बताएंगे SPM क्यों ज़रूरी है, इसमें SPM होता है कि नहीं होता है, इसमें यूज है कि नहीं, वो तो बात की बात है। पहले समझो कि ये होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जब दो सॉल्यूशन को हमने SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या किया, मेम्ब्रेन से क्या किया? अलग कर दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जिसमें से सॉल्यूट नहीं पास होगा, सिर्फ क्या पास होगा? सॉल्वेंट। ये देखो, एनिमल जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा, केवल किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। आ रही बात समझ में? सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सिर्फ किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होगा। अब ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन के लैंग्वेज में समझोगे तो कोई भी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन अगर अलग अलग उसमें रखा हुआ है
तो हमेशा इक्वलाइज होना चाहेगा, है ना। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज़्यादा, यानी कि N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 में मोल ज़्यादा हो गया, तो मोल ज़्यादा होने का मतलब सॉल्यूट क्या हो गया, N1 में ज़्यादा। अब बताओ, अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गए, किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया तो क्या आप पढ़ते हो, व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं P1 और यहाँ पे करते हैं P2। समझ में आ रही बात, ये मैं क्या कर रहा हूँ, P1 इसको कर रहा हूँ P2, क्लियर। अब सब P2 मतलब मैं पीटने वाला नहीं हूँ, ये P1 ये P2, P1 P2 का मतलब क्या हो गया, प्रेशर। अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया तो व्हेन प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर कम। इसका मतलब P1 इज लेस देन P2। आ रही बात समझ में, ध्यान देना, अभी बायोलॉजी की भाषा में नहीं बोल रहे हैं, अभी हम केमिस्ट्री की भाषा में समझा रहे हैं, फिर बायो की बात तो बाद में करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा, इसकी कंसंट्रेशन कम। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब इसका मोल ज़्यादा, इसका मोल अधिक, N1 इज ग्रेटर देन N2। जब N1 का मोल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा, जब सॉल्यूट ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि जब प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। इसका मतलब P1 P2 से कम, P2 ज़्यादा। समझ में आया, बोलो। अब ये प्रेशर इस पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, इस पे, ध्यान देना, ये P2 प्रेशर इस पे पड़ रहा है और यहाँ कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, P1। ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो जब ये इस पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ। आई बात समझ में कि नहीं, बोलो। इधर से हम ज़्यादा दबा रहे हैं, इधर से कम दबा पा रहे हैं, तो इधर से फ्लो होगा कि नहीं, बोलो। समझ में आ रही बात। तो क्या होता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, किसका फ्लो होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जैसे एनिमल मेम्ब्रेन, इसका एग्जांपल दे सकते हो, उसमें फ्लो किसका होता है, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। तो लिख सकते हो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, ये देखो ये लोअर कंसंट्रेशन है, C2 इज लेस देन C1, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। आई बात समझ में, क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों लोअर से ही हायर की तरफ फ्लो होगा। ऐसे अगर हम कहें कि इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, तो सॉल्वेंट इधर से इधर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इधर से इधर बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में, बोलो। सबको समझ में आ गया क्या मैं कह रहा था, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। वेपर प्रेशर के टर्म में पहले मैं समझाया हूँ, क्योंकि अभी ये चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर, सॉरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। सोल्यूशन में मैंने क्या बोला, डाइल्यूट सोल्यूशन में वेपर प्रेशर हर जगह रहेगा, तो वेपर प्रेशर के टर्म में मैंने आपको समझा दिया। जरा ध्यान से देखना, ये C1 कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है C2 से, तो इसका मतलब मोल ज़्यादा। प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब मोल ज़्यादा, तो इसका प्रेशर कम, P1 प्रेशर P2 से कम। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे कम, तो फ्लो इधर से इधर होगा कि नहीं, क्लियर। अब डिफाइन कैसे करोगे ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस को, कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो C1 कम है C2 से, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऐसे सिंपल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। अब देखो दूसरी बात सुनो, अगर ये ज्यादा है, ये N1 इज मोर देन N2, अब दोनों इक्वलाइज करना चाहें तो इसको क्या करना है, इसको अगर हम कम कर दें, वॉल्यूम को कम कर दें, तो ये वैल्यू, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये C1 और C2 ले लिए हैं, क्या ले लिया है, एक C1 ले लिया है, एक C1 और एक C2। अब दोनों को बराबर करना है आपको, C1 इज इक्वल टू C2। तो क्या करें, या तो देखो ये प्रेशर की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रही है, यहाँ पे घट रहा है,
और जो देखो सॉल्वेंट जब इधर जाने लगेगा तो ये वॉल्यूम कम होने लगेगा, जब वॉल्यूम कम होने लगेगा तो C2 क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप। ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, बोलो। तो क्या लिखोगे, ऑस्मोसिस का मतलब कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको जरूर लिख देना, थ्रू द SPM। अब देखो जरा इन दोनों में अंतर देखो, पहला इसमें क्या है भाई, इसमें SPM होनी चाहिए, सेमी परमिएबल पूछता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो आप क्या लिखोगे कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, डिफ्यूजन में इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ SPM। समझ में आ रही बात, कोई भी मेम्ब्रेन हो, मतलब अगर SPM है, जरा ध्यान से देखना, चलो दोनों में डिफ्यूजन ऐसे देख लो, ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन। पहला पॉइंट क्या होगा बोलो, SPM कंपल्सरी, इसमें SPM कोई जरूरत नहीं है, कोई मेम्ब्रेन यूज हो सकता है। दूसरा, ओनली फ्लो किसका होगा, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, बोलो ऑस्मोसिस में किसका फ्लो होगा, केवल सॉल्वेंट का होगा, और इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, दोनों का फ्लो होगा। अरे बात समझे, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए यूज करेंगे, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए यूज होता है डिफ्यूजन। समझ में आ रही बात, दिस इज ओनली फॉर लिक्विड सोल्यूशन, दिस वन इज द यूज फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिफ्यूजन तीनों में यूज होगा। आ रही बात समझे, क्लियर। तो इतना डिफरेंसेस बहुत हो गए, बोलो SPM क्या, विदाउट SPM। अब यहाँ पे क्या होगा, चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्लो किधर से होगा, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द SPM। SPM मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये फोर्थ नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो किधर से होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ओके, आई होप इट इज क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी के लैंग्वेज में भी बता दिया, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बता दिया, वेपर प्रेशर के टर्म में समझा दिया, ठीक है। अब हाउ विल डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन SPM, इस SPM पे हम ऐसा प्रेशर बना दें, ऐसा प्रेशर एक्सर्ट कर दें कि ये फ्लो रुक जाए, मतलब the pressure exerted on SPM which can stop the osmosis, that pressure is known as osmotic pressure। आ रही बात समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द SPM which can stop the flow of osmosis, मीन्स ऑस्मोसिस का जो फ्लो हो रहा है उसको रोक दे, उसी को क्या कहलाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से, एंड दैट इज पाई इज इक्वल टू CST। S इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, लेकिन हम R जनरली गैसियस स्टेट में लिखते हैं, इसलिए या R ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। हमारी बात समझ, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस, C इज द कंसंट्रेशन and R is the temperature, this is the temperature. This pi is equal to CRT or CST, then you can write pi is equal to I into CRT। हमारी बात समझ, ये पाई क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। I is the want of factor, C is the concentration, R is universal gas constant and T is the temperature। इसी फार्मूले से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रही बात, बोलो।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एसपीएम विच कैन स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और ऑस्मोसिस होती है, देखो भाई इसमें एक और चीज बता दें, इसमें एक और डिफरेंस, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, लेकिन इसमें रिवर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, मतलब रिवर्स डिफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारी बात सुनिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब अब अगर हम इस प्रेशर को बढ़ाते जाएं और बढ़ा दें प्रेशर, तो मतलब अब फ्लो जो हमारा इधर से हो रहा था वो इधर से इधर की तरफ होने लगेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो घर में आरओ यूज करते हैं, आरओ किस पे काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस पे, ठीक है। तो प्रेशर इतना करोगे तो क्या होगा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारे फ्लो को स्टॉप करेगा, मतलब प्रेशर क्या कर दिया, बराबर कर दिया। मतलब ये अब यहाँ हमारा क्या हो गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल P। ये जो आता है यही हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों में डिफरेंस, स्टॉप हो गया। इतना प्रेशर इस पर एक्सर्ट किए, ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तीन और टर्म यूज होता है, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, C1 इज इक्वल टू C2। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये हो गया, दैट इज फर्स्ट आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब C1 इज इक्वल टू C2। अब C1 इज इक्वल टू C2 मतलब N1 बाई V इन लीटर, दिस इज N2 बाई V इन लीटर। बोलो N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात, V इन लीटर है, N1 इज इक्वल टू N2, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब दो सोल्यूशन लिए हो जिसका प्रेशर क्या हो, आइसो मीन्स सेम, हाइपर मीन्स क्या हो गया, जैसे अगर मान लो हमने एक ऐसा ले लिया कंटेनर, ठीक है, इसमें हमने ले लिया कुछ भी ले लिया, ठीक है, इसमें ले लिया, इसमें सोल्यूशन लिया, इसका कंसंट्रेशन जो है ये क्या हो गया, लिक्विड कोई ले लिया, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है, मतलब अगर इसको C1 मान लें, इसको C2, तो ये ज़्यादा है, मतलब इसमें मोल ज़्यादा है, तो फ्लो किधर से होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होगा। अगर ये SPM है तो ज़्यादा से कम की तरफ होगा, कम से ज़्यादा की तरफ होगा। बोलो अभी यहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेस से इधर को, कंसंट्रेशन क्या है, कम, CO2 इज लेस, तो इधर से इधर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इधर से इधर की तरफ होगा। तो इस सोल्यूशन को हाइपो, इसको हाइपर, और दोनों इक्वल हो गया, C1 इज इक्वल टू C2, देन आइसो। तो तीन तरह के सोल्यूशन होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। समझ में आ गई बात। तो इस पे आइसोटोनिक सोल्यूशन पे न्यूमेरिकल बहुत बनता है, इसको हम न्यूमेरिकल पोर्शन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूले को अगर और थोड़ा सा इलेबरेट कर दें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू आई एन मीन्स N बाई V इन लीटर इंटू R इंटू T। अब ये पाई इंटू V इन लीटर, पाई इंटू V इन लीटर इज I इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T। ये सब फार्मूले आपसे न्यूमेरिकल में, इस सब पे न्यूमेरिकल बनेंगे। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V इज द वॉल्यूम इन लीटर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये फार्मूला याद रखना है। इसमें जनरली क्वेश्चन जब बोर्ड में आता है तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंसेस पूछ देता है, जो आपको यहाँ लिख दिया मैंने। ऑस्मोसिस कैसे होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तीनों तरह के सोल्यूशन के बारे में बात किया। अब न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच।